हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन। आप सबका मैं एक बार फिर से अवेकन ब्रेन्स पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वेलकम करता हूं, जिसका टाइटल है यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, जेके एसएसबी हो या जेके पीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनाइटेड नेशन है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अवेकन ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे एंड से हर वीडियो को रिसीव करने के लिए अवेकन ब्रेन्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, ये आगे आने जेकेएसएसबी के आगे आने वाले हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में फाउंड करी गई। ये करंटली जो है इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पे कंट्रीज नहीं होती, यहाँ पे स्टेट्स कहा जाता है। कंट्रीज को स्टेट्स कहा जाता है, नेशंस को स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पे 193 मेंबर्स हैं अभी तक। तो लास्ट जो है 193rd मेंबर जो है वो साउथ सूडान बना था 2011 में। ये भी आप करंट अफेयर का क्वेश्चन मान के चलिए। और सबसे लास्ट जो है साउथ सूडान बना था, ये अफ्रीकन नेशन में से एक नेशन था। और उसके बाद आप इसको मैप पे भी लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशन की, इसका मिशन और इसका वर्क जो है वो गाइड करता है, पर्पस, इसके प्रिंसिपल्स, ये फाउंडिंग चार्टर इसका जो बनाया गया है उससे इंप्लीमेंट होते हैं। और बहुत सारे इसके ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जिससे ये काम करती है। अच्छा, इसके अलावा ये इंक्लूड करती है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स को, और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना है जहाँ पे भी ज़रूरत हो, जहाँ पे भी डिज़ास्टर होते हैं, कुछ ऐसी कैलेमिटी होती है, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भी ये प्रोवाइड करती है, डिलीवर करती है। प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, इस सारे जो है एरियाज़ को ये कवर करती है। उसके बाद हम थोड़ा हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की जो हिस्ट्री है वो क्या कहती है। यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री कहती है कि इसकी फाउंडेशन जो है, अगर हम इसको ट्रेस बैक करें तो 1899 में इंटरनेशनल पीस ऑफ कॉन्फ्रेंस जो है वो हेग में, द हेग में हुई थी, नीदरलैंड के अंदर, टू एलाबोरेट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सेटलिंग क्राइसिस, पीस, फुली प्रिवेंटिंग वॉर्स एंड कोडिफाइंग रूल्स ऑफ वॉरफेयर। तो इस सब चीज़ के लिए 1899 में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ से हमें पता चलता है कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन तब बनाई गई थी जिसका काम था कि वो पीसफुली क्राइसिस को सेटल डाउन करे, वार को प्रिवेंट करे और कोडिफाई करे। जब भी कोई वॉरफेयर हो तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस वार के दौरान हमें फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन विच बिगन वर्क इन 1902। तो 1902 में भी इस तरह की एक कोर्ट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो सेटल की गई थी। उसके बाद ये कन्वेंशन जो है अडॉप्ट किया गया था, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जहाँ पे भी होंगे तो, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है इनको सॉल्व करेगा। दिस कोर्ट वाज फोर रनर ऑफ यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो आज की डेट में हमें एक यूएन का इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट मिलता है, पार्ट मिलता है यूएन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसके ट्रेसेस हम यहाँ से वो जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फोर रनर यूनाइटेड नेशन जो है खुद एक लीग ऑफ नेशन का ही समझ लो, एक किस्म की वो है डिस्कवरी है। जब सबसे पहले हमने देखा कि लीग ऑफ नेशंस जो फेल हो चुकी थी, वो कहीं ना कहीं इसकी फाउंडेशन हम यूनाइटेड नेशन की वहाँ से भी ट्रेस बैक कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है लीग ऑफ नेशन से किस तरह से निकला, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी लीग ऑफ नेशन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो हुई थी उससे जो तबाहियाँ हुई थी उसके बाद जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1919 में अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स टू प्रमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव द पीस एंड सिक्योरिटी। यहाँ कहने का मतलब ये है कि लीग ऑफ नेशन जो है पहले बनाई गई थी। लीग ऑफ नेशंस मतलब कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से लेके 1918 तक वो रही, तो उस तबाही के बाद सारे लीडर्स को लगा कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो अब सेकेंड वर्ल्ड वार को प्रिवेंट कर सके और हमें इंटरनेशनली पीस को मेंटेन करने में मदद करे और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हमें मदद करे।
तो फिर गठन हुआ लीग ऑफ नेशन का। तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि सारे नेशंस ने इसको ज्वाइन नहीं किया, और इसमें जो वर्ल्ड वार फर्स्ट से सबक सीखना था वो नहीं सीखा गया। लीग ऑफ नेशंस जो है फिर से डिसमेंटल हो गई, और उसके बाद इससे भी कहीं ना कहीं हम यूनाइटेड नेशंस के जो ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बना ही 1945 में है। तो तब सेकेंड वर्ल्ड वार तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, और उसके बाद फिर से इनको अकल आई कि यूनाइटेड नेशन तो अब बनाना चाहिए, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस ने काम करना था कि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो। सेकेंड वर्ल्ड वार तो हो गई, काम करना था कि वर्ल्ड में पीस हो, लेकिन पीस तो रहा नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी भी नहीं रही, पीस भी नहीं रही, वॉर भी प्रिवेंट नहीं कर पाए, तो लीग ऑफ नेशंस का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए लीग ऑफ नेशंस को डिलीट कर दिया गया, हटाया गया। तो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट था कि हम एक ऐसा नेशंस की ऐसी लीग बनाएं, तो वो वहाँ से भी हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या देखने को मिला कि क्रिएटेड इन 1919 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एज एन एफिलेटेड एजेंसी ऑफ द लीग। तो ILO जो है यूनाइटेड नेशंस से पहले लीग ऑफ नेशंस के साथ जुड़ा हुआ था, वहाँ से इसके ट्रेसेस हमें मिलते हैं। फिर नेम जो अब यूनाइटेड नेशंस 1945 में कॉइन किया गया, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट उस टाइम पे फ्रैंकलिन डी रोसोवेल्ट थे, उन्होंने कॉइन किया। डॉक्यूमेंट कॉल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इन्होंने साइन किया 1942 में। 26 नेशंस जो है वो जुड़े, तब तो अभी वॉर चल ही रही थी। प्लेजिंग देयर गवर्नमेंट्स टू कंटिन्यू फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट द एक्सिस पावर। तो तब इन्होंने ये बनाया था कि हम एक्सिस पावर के खिलाफ लड़ें, और एक्सिस पावर उस टाइम पे रोम, बर्लिन और टोक्यो को माना जाता था। और उसके बाद हम यहाँ पे देखें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है 1945 में बनती है, और कॉन्फ्रेंस इसकी जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पे होती है, जिसमें 50 रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज आती हैं और वो इस चार्टर को साइन करती हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर 1945 का है वो फाउंडेशनल ट्रीटी बन जाती है एक किस्म की यूनाइटेड नेशंस की एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे आपको बता दूं कि कंपोनेंट्स जो है इसके मेन ऑर्गन्स जो है बनाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ पे सारे के सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं और बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं अपने ईयरली जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, जो भी उनको बताना होता है, शिकायतें करनी होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फीडबैक यूएन को देना होता है, तो वो जनरल असेंबली के अंदर देते हैं। तो पहले हम ऑर्गन्स देख लेते हैं। ये टोटल ऑर्गन्स 6 है। सबसे पहला ऑर्गन आपकी स्क्रीन पे मैंने जो अभी बताया जनरल असेंबली है। दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसको हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं, जिसमें वीटो पावर 5 और प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर मिलाकर 15 नेशंस वहां पे कोई भी पॉलिसी जो है उसके खिलाफ डिसीजन लेते हैं। उसमें सबसे दिग्गज ये 5 नेशंस हैं, आपको पता होना चाहिए। वीटो पावर्स यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस, और उसके बाद रशिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस। तो ये दुनिया की 5 पावरफुल नेशंस हैं जिनको वीटो पावर्स कहा जाता है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल का अहम हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे आप इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करते हैं, वो इसका मेन ऑर्गन है। फिर चौथा ऑर्गन इसका ट्रस्टीशिप काउंसिल है। पांचवा ऑर्गन इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया। छठा जो है इसका ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, जिसका मेन ऑफिस है। फिर ये जो सारे 6 के 6 ऑर्गन्स हैं, ऑल द 6 वर एस्टैब्लिश इन 1945। ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि तब उससे पहले इसके ऑर्गन नहीं हुआ करते थे। तब जब ये इस्टेब्लिश की गई, लीग ऑफ नेशन में भी ऑर्गन का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये यूनाइटेड नेशन 1945 में ही इसका कंसेप्ट आया कि हमें 6 ऑर्गन्स भी इसके बनाने हैं। तो फिर अब इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं जल्दी से। जनरल असेंबली, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। जनरल असेंबली क्या करती है? जनरल असेंबली इज द मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं। पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है, ये किस्म का हर एक नेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। उसके बाद ऑल 193 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन आर रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली। सारे के सारे देश जो है इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मेकिंग ओनली यूएन बॉडी विद द यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। तो यही एक इकलौता यूएन बॉडी है जिसमें सारे के सारे देश जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ईच ईयर सितंबर के महीने में फुल यूएन मेंबरशिप मीट्स इन जनरल असेंबली। सारे के सारे देशों को वहाँ पे बुलाया जाता है। न्यूयॉर्क के अंदर इसका जो है वो है जनरल असेंबली का हॉल है। एनुअल जनरल असेंबली सेशन होता है, जनरल डिबेट होती है। मैनी हेड्स ऑफ द स्टेट अटेंड एंड एड्रेस, और एड्रेस भी किया जाता है अपने अपने देश की तरफ से।
और फिर इस तरह से डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज दोज ऑफ द पीस एंड द सिक्योरिटी, फिर एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर्स, किसी की अगर एडमिशन करनी हो, बजटरी मैटर्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं, रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी उसकी जनरल असेंबली में चाहिए बजटरी मैटर के लिए। उसके बाद यहाँ पे डिसीजंस ऑन द अदर क्वेश्चन बाय सिंपल मेजोरिटी से लिए जाते हैं, कोई भी डिसीजन अगर लेना हो। प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर बाय असेंबली टू सर्व 1 ईयर टर्म। तो प्रेसिडेंट जो जनरल असेंबली का है वो हर साल 1 साल के लिए चुना जाता है और 1 साल के बाद दोबारा उस पर इलेक्शन होते हैं। इस तरह से 6 मेन ऑर्गन जो मेन कमिटीज़ हैं, ड्राफ्ट्स रेजोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द जनरल असेंबली बाय द इट्स 6 मेन कमिटीज़। फर्स्ट कमिटी डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सेकंड कमिटी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमिटी, थर्ड कमिटी जो है सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमिटी, फोर्थ कमिटी स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकॉलोनाइजेशन कमिटी, फिफ्थ कमिटी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमिटी है, सिक्स्थ कमिटी इसकी लीगल कमिटी है। तो इस तरह से इसके जनरल असेंबली के वर्क्स के बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद ईच मेंबर स्टेट में बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 पर्सन ऑन ईच मेन कमिटी, और फिर ईच मेंबर स्टेट में बी रिप्रेजेंटेड, तो वो हो सकता है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, हर एक मेंबर स्टेट से 1 पर्सन लिया जाएगा। एंड ऑन एनी अदर कमिटी दैट मे बी एस्टेब्लिश अपॉन विच ऑल द मेंबर स्टेट हैव द राइट टू बी रिप्रेजेंटेड। और उसमें दूसरे कमिटीज़ अगर बनाई जाएंगी, अगर बनाई भी गई तो उसमें मेंबर स्टेट्स को जो है पूरा का पूरा अधिकार है कि वो उसमें रिप्रेजेंट करें अपने आप को। फिर उसके बाद मेंबर स्टेट्स में ऑल्सो असाइन एडवाइजर्स, टेक्निकल एडवाइजर्स, एक्सपर्ट्स और पर्सन ऑफ सिमिलर स्टेटस टू दीज कमिटीज़। तो वो मेंबर स्टेट्स की मर्जी होती है, फिर वो उसमें असाइन करते हैं अपने अपने टेक्निकल स्टाफ या एक्सपर्ट्स जो भी होते हैं उस मैटर के रिलेटेड, वो वहाँ पे जाते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने अवेकन ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, तो आपकी सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपकी सपोर्ट हमें चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस अवेकन ब्रेन्स एंड सपोर्ट अस बाय शोइंग द लाइक शेयर एंड कमेंट बटन। तो वो आप ज़रूर करके दिखाएं और अवेकन ब्रेन्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे एंड से आपको इसी तरह के वीडियोस इन फ्यूचर भी मिलते रहें। बाकी कमिटीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जनरल कमेटी इट मीट्स पीरियडिकली थ्रू आउट ईच सेशन to review the progress of the General Assembly and its committees and to make recommendation for furthering such progress. अब इसमें President of the General Assembly and 21 Vice Presidents of the Assembly and the Chairman of the 6 main committees, the 5 permanent member of the Security Council and the Vice President as well, ये सारे के सारे लोग वहाँ पे मिलते हैं। जनरल कमेटी के इन्हीं से बनती है। उसके बाद क्रेडिडेंशियल कमिटीज़ होती हैं। इट इज़ मैंडेटेड टू एग्जामिन द क्रेडेंशियल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स एंड टू रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली। फिर ये वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं उनका क्रेडिडेंशियल चेक करते हैं कि ये वो एलिजिबल है भी कि नहीं है, उनको देखने के लिए ये कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सिक्योरिटी काउंसिल का। इट हैज़ मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है अंडर द यूएन चार्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है कि पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना, किसी भी देश को कोई भी थ्रेट नहीं होनी चाहिए किसी दूसरे देश से। फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो 15 देशों से बनाया जाता है, 15 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी। मैंने पहले ही कहा 5 परमानेंट मेंबर हैं। जिस वक्त जो है मैं ये अभी वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तो आपको पता ही है, ये जो 5 परमानेंट वीटो मेंबर्स हैं, उसके अलावा 10 मेंबर्स हर 2 साल के बाद चुने जाते हैं। तो वो आप लिस्ट आउट भी चेकआउट भी कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे इन 5 परमानेंट मेंबर्स जो वीटो पावर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये तो 1945 से चले ही आ रहे हैं। लेकिन ये जो 10 मेंबर्स हैं दूसरे, ये बदलते रहते हैं 10 सालों, ये जो 2 सालों के बाद इनके इलेक्शंस होते रहते हैं। तो प्रेजेंट लिस्ट आप इसको चेकआउट कर सकते हैं यूएन की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि 5 + 10 मेंबर्स होते हैं और फिर उससे बनती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इससे बनता है। फिर वीटो पावर्स जो है वो रेफर करती है पावर जो परमानेंट मेंबर्स के पास है, जिनको वीटो कहा जाता है। वो किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये वीटो पावर का मतलब है। इन शॉर्ट, जब भी किसी देश को मर्जी नहीं है और वीटो पावर वो देश है और वो किसी प्रपोजल को नहीं चाहता, वो उसको रिजेक्ट करेगा, वो कभी भी पास नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये वीटो पावर उसने यूज़ की। तो वीटो पावर हमेशा नेगेटिविटी में या नेगेटिव सेंस में ही यूज़ की जाती है। ये भी आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। फिर अनकंडीशनल वीटो पोजेस्ड बाय द 5 गवर्नमेंट्स हैव बीन सीन एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ यूएन। तो ये कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाली चीज़ है जो वीटो पावर दी गई है 5 देशों को। तो बाकी 193 मेंबर्स में से 5 आप निकाल दो, 188 के करीब मेंबर्स हैं बेचारे, वो हाथ पर हाथ धरे रख के बैठ जाते हैं। जब कोई भी वीटो पावर अगर कोई भी डिसीजन जो है उसको वीटो लगा दे, वो नेगेटिव वोट कर दे, उसको ना माने, नकार दे, तो बाकी देश कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक अनडेमोक्रेटिक सेंस में देखा जाता है यूएन को। लेकिन क्या करें,
यूएन चार्टर ऐसा बनाया गया है 1945 में, जिससे 5 देशों को काफ़ी सारा एज दिया गया है। फिर उसके बाद क्रिटिक्स आल्सो क्लेम द वीटो पावर इज अ मेन कॉज ऑफ इंटरनेशनल इन एक्शन ऑन वार क्राइम्स। जब भी जो एक्सपर्ट्स की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि जब भी दुनिया में कुछ ऐसा होता है जिसमें इन एक्टिव यूएन देखी जाती है तो वो इस वीटो की वजह से भी है कहीं ना कहीं। और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये वीटो जो है बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है, अटका मतलब ये हर्डल बना हुआ है। हाउएवर यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूज करता है टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन इन 1945। यूनाइटेड स्टेट्स ने रिफ्यूज़ किया था कि यूनाइटेड नेशन में ज्वाइन नहीं करूंगा अनलेस इट वाज गिवन अ वीटो पावर। जब तक ना इसको कोई वीटो पावर दी जाए, ये अमेरिका ने तब 1945 में कहा था कि मैं यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन नहीं करूंगा अगर मुझे वीटो पावर नहीं दी जाती। द एब्सेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन कंट्रीब्यूटेड टू इट्स इनइफेक्टिवनेस। तो अगर हम ये बात करें कि अमेरिका को क्यों फिर दी गई वीटो पावर, तो इससे यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि लीग ऑफ नेशंस में भी अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया था, वो इसका मेंबर नहीं बना था, तो उससे ये इनइफेक्टिव ही रही थी। अमेरिका को कहीं ना कहीं पावरफुल देश माना जाता है, सुपर पावर के लिस्ट में, ये टेक्नोलॉजी में हो, इकोनॉमिक सेंस में हो, तो कहीं ना कहीं बाकी देशों के मुकाबले में वो काफ़ी पावरफुल है। तो इसलिए इसको ये एज मिला और उसका उन्होंने बड़ा नेगेटिव फायदा भी उठाया है। सपोर्टर्स ऑफ द वीटो पावर रिगार्ड इट एज अ प्रमोटर ऑफ द इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। जो वीटो पावर को सपोर्ट करते हैं वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए, प्रमोट करने के लिए वीटो पावर बहुत अच्छी चीज़ है। टू चेक अगेंस्ट द मिलिट्री इंटरवेंशन, तो मिलिट्री इंटरवेंशन को चेक करने के लिए क्रिटिकल सेफगार्ड है ये जो है अगेंस्ट द यूएस डोमिनेशन। तो इस तरह से इन्होंने अपना वो तर्क दिया इस पे कि वीटो पावर इनको अच्छा हुआ है जो मिली है। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट इज़ द प्रिंसिपल बॉडी फॉर द कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यूइंग, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इशूज एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीड डेवलपमेंटल गोल। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम ही है, प्रिंसिपल बॉडी है कोऑर्डिनेशन करने के लिए, एक तो पॉलिसी रिव्यू करने के लिए, पॉलिसी डायलॉग्स को देखने के लिए, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, उसके बाद डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इट हैज़ 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली से 54 मेंबर्स 3 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेशन थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल स्ट्रक्चर जो है, इट वर्क्स अराउंड द एनुअल थीम ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंश्योर्स फोकस्ड अटेंशन एंड अमंग सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल अरे ऑफ पार्टनर्स एंड थ्रू आउट द यूएन डेवलपमेंटल सिस्टम। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का एक स्ट्रक्चर इस तरह से भी है कि ग्लोबल इंपॉर्टेंस देखी जाती है उन इशूज़ की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में काम आएंगे। तो इस स्ट्रक्चर का काम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखना, उसके बाद डिबेट्स, इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या कुछ इंप्रूव करें, तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देखती है। उसके अलावा ये कोऑर्डिनेट करती है 14 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ और 10 फंक्शनल कमीशंस के साथ, 5 रीजनल कमीशंस के साथ, रिसीव रिपोर्ट फ्रॉम 9 यूएन फंड्स एंड प्रोग्राम, इशू पॉलिसी रिकमेंडेशन टू यूएन सिस्टम एंड मेंबर्स। तो इस तरह से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल काम करती है। फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में आपको बता दूं, ये 4th जो है ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है यूएन का। तो यहाँ पे इस्टेब्लिश इसको 1945 में किया था यूएन चार्टर के थ्रू अंडर द चैप्टर नंबर 13। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये ट्रस्ट टेरिटरीज के बारे में काम करती है, जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज होती हैं, जिनको या तो नए नए इंडिपेंडेंट हुए होते हैं, इंडिपेंडेंस उन्होंने हासिल की होती है, उनको पता नहीं होता कि हम अपनी सरकारें, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल वहाँ पे उनको मदद करता है। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल का उतना काम नहीं रहा है, हम आगे आपको बताएंगे। अ लीग ऑफ नेशन मैंडेट्स वाज अ लीगल स्टेटस फॉर सर्टेन टेरिटरीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंट्रोल ऑफ वन कंट्री टू अनदर फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो उथल पुथल मची थी, एक बॉर्डर ने दूसरे बॉर्डर के अंदर जाके अटैक किया, फिर कुछ उसकी टेरिटरी छीन ली, फिर जो ये बड़ा सारा मैप में गड़बड़ें हुई थी, उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन ने इस मैंडेट को पास किया था कि कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं जो दे देनी चाहिए उन लोगों को जो लोग खुद चला सकें। तो उस बेसिस पे ऑन द बिहाफ ऑफ लीग ऑफ नेशन, तो ये यहाँ पे इसको मद्देनजर रख के जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया गया था। इन शॉर्ट यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट टेरिटरीज जो है वो सक्सेसर होती हैं ऑफ रिमेनिंग लीग ऑफ नेशन मैंडेट। जो लीग ऑफ नेशन का मैंडेट था कि ट्रस्ट टेरिटरीज जो हैं वो बनाई जाएं, ताकि वो जो है 1945 जो वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हुई उसके बाद जो देश इंटरनेशनल सुपरविजन के अंडर रहेंगे, 11 ट्रस्टीशिप काउंसिल्स का यहाँ पे ट्रस्ट टेरिटरीज का नाम आता है।
ट्रस्ट टेरिटरीज वो टेरिटरीज होती हैं, मैं यहाँ पे बता दूं कि जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को खुद रन ना कर सके, उन्हें इंटरनेशनल एजेंसी की जरूरत पड़ती, तो यहाँ पे ट्रस्टीशिप काउंसिल उनकी हेल्प करता था। तो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज हैड बीन प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स, 7 मेंबर स्टेट्स जो थी उनके अंडर जो है 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को रखा गया था। इन एंड इंश्योर्ड एडुकेट स्टेप्स वर टेकन टू प्रिपेयर टेरिटरीज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस। तो वो इस लायक उनको बनाया जाए कि वो सेल्फ गवर्नमेंट चला सकें और इंडिपेंडेंस अपनी जो है मेंटेन कर सकें। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1994 में ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैड अटेन्ड सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस। अब उन्होंने 1994 तक ये चला आ रहा था, लेकिन उसके बाद ट्रस्ट टेरिटरीज ने सेल्फ गवर्नमेंट चलाना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंस हासिल कर दिया और ट्रस्टीशिप काउंसिल को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। 1 नवंबर 1994 के बाद किसी ऐसी ट्रस्ट टेरिटरी की ज़रूरत नहीं पड़ी जिसको सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए तैयार कर रहा हो या उसका ख्याल रखा जा रहा हो, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को डिसमेंटल कर दिया गया। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, आईसीजे की। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इट एस्टैब्लिश्ड इन जून 1945 में, चार्टर इसका यूनाइटेड नेशन से ही बना था और इसने काम अपना अप्रैल 1946 में करना शुरू किया। आईसीजे जो है ये सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो हमने ऊपर बात की थी, जो एस्टैब्लिश किया गया था लीग ऑफ नेशन की एस्टैब्लिशमेंट के बाद। उसमें 1920 में ये जो है हमने परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो है, उसी से इसके कहीं ना कहीं रूट्स निकल के सामने आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। फिर 6th ऑर्गन जो है वो सेक्रेटरीट है। सेक्रेटरीट कंप्राइज करता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द 10 ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स। तो इसमें हजारों जो है मुलाजिम जो है, अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है वो काम करते हैं, who carry out a day-to-day work of the UN as mandated by the General Assembly। के अंदर जो काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है, वो एक सेक्रेटरीट चलाता है। सेक्रेटरीट को आप एक किस्म का ऑफिस भी कह सकते हैं या हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इसके वो काम करते हैं। फिर इस तरह से हर किसी ना किसी ऑफिस का अपना एक मेन ऑफिस होता है जहां वर्किंग स्टाफ काम कर रहा होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का ध्यान रखता है। तो इस तरह का सेक्रेटरीट है। यूएन स्टाफ मेंबर्स आर रिक्रूटेड इंटरनेशनली इनको रिक्रूट किया जाता है, लोकली भी, एंड वर्क इन ड्यूटी स्टेशंस एंड ऑन पीस कीपिंग मिशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे फंड्स, प्रोग्राम्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का। मैं यहाँ पे जल्दी से बता रहा हूँ। तो फंड्स एंड प्रोग्राम्स में यूनिसेफ का नाम आता है। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स, तो इसको यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1946 में। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा, आपको पीडीएफ पूरी, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो ये फॉर्मरली यूनाइटेड नेशन फंड फॉर द पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ इज़ द यूनाइटेड नेशन सेक्चुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बात बता रहा था, ये UNFPA क्या है। इट्स मिशन इज टू डिलीवर अ वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ एंड एवरी यंग पर्सन पोटेंशियली इज फुलफिल्ड। तो इस तरह से ये कुछ प्रोग्राम से उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको पीडीएफ में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये ग्लोबल डेवलपमेंटल नेटवर्क है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। तो फर्दर स्टडी के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास, मैं इसलिए भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप बोर नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट है इसमें यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे इज अ ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी दैट सेट्स द ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा, प्रमोट्स द कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्वायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन। तो ये कुल मिलाकर इन होलसम में अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट का ध्यान रखती है। फिर नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलके काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये इस्टेब्लिश इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC जो है 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद हम बात अगर करें यूएन हैबिटेट की, तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूएन हैबिटेट इज द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड्स द बेटर अर्बन फ्यूचर के बारे में काम करता है। इस तरह से WFP जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन सेविंग लाइव्स एंड चेंजिंग लाइव्स, डिलीवरिंग फूड असिस्टेंस इन इमरजेंसी एंड वर्किंग विद द communities to improve the nutrition and building resilience। फिर इस तरह से यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ FAO है,
FAO के बाद आप इनको फर्दर पढ़ सकते हैं। फिर ICAO है अंडर शिकागो कन्वेंशन, फिर IFAD है, फिर ILO है, फिर इसी तरह से नीचे चलें आप IMF है, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो ब्रेटन वुड्स से निकला था, वर्ल्ड बैंक है, IMO है, ITU है, फिर इसी तरह से यूनेस्को है, यूनिडो है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आप देख लें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 1945 में इस्टेब्लिश की गई थी। यूनिडो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह से WHO है, इसी तरह से ये WHO 1948 में इस्टेब्लिश की गई थी, इसका स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के अंदर हेडक्वार्टर है। इसी तरह से ये हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करती है। UNCTAD है, फिर UNODC है, फिर UNHCR है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, क्राइसिस होती है, तो वहाँ ये काम करती है। फिर ESCAP है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन है। फिर इसी तरह से यूनाइटेड नेशन कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। फिर इसी तरह से पीस एंड सिक्योरिटी के बाद प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर आर्म, मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, सपोर्टिंग डिसआर्मामेंट, इसी तरह से प्रिवेंटिंग जिनोसाइड। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इसी तरह से ये काम करता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। इस तरह से अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये सोशल डेवलपमेंट के लिए प्रिजर्विंग हिस्टोरिक कल्चरल आर्किटेक्चरल नेचुरल साइट, यूनेस्को इसका ध्यान रखता है। फिर इसी तरह से ह्यूमन राइट्स की बात जब आती है तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948 के मुताबिक उसको देखा जाता है। इसी तरह से बहुत सारे इश्यूज, जैसे आप अपार्थाइड सिस्टम साउथ अफ्रीका में, उसको एंड किया गया। प्रमोटिंग वर्ल्ड्स ह्यूमन जो है वुमेन राइट्स, उसी तरह से इन्वायरमेंट की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की बात आती है। तो फिर ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं इंटरनेशनल लॉ में अगर आप देखें, प्रोसिक्यूटिंग वार क्रिमिनल्स, हेल्पिंग टू रिजॉल्व मेजर इंटरनेशनल डिस्प्यूट, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड ओशन, तो ये सारी चीज़ें जो है यूनाइटेड नेशन काम करता है इसमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग एजेंसी से। यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस जो मेन करने वाला था वो यूनाइटेड नेशंस किससे निकला है, कैसे बना है, कब बना है, क्यों बना है, क्या एजेंसीज हैं, क्या स्पेशलिस्ट के ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पे हेल्थ की भी बात आती है, यहाँ पे UN एंड इंडिया, इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर दूँ। यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया, यूनाइटेड नेशन कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बात करना। सबसे पहले इंडिया जो है एक लार्जेस्ट UN फील्ड नेटवर्क है यूनाइटेड नेशन के लिए, कंप्राइजिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट UN फील्ड। तो यहाँ पे काफ़ी सारा काम UN कर रही है। एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी यहाँ पे काम हो रहे हैं। इंटरनेशनल फंड्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के मुताबिक यहाँ पे अगर बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अचीव्ड द सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स इन इन्वेस्टिंग द कमर्शलाइजेशन ऑफ स्मॉल होल्डिंग एग्रीकल्चर एंड बिल्डिंग ऑफ स्मॉल फार्मर्स कैपेसिटी टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम द मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो इसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा जा रहा है, फर्स्ट ILO ऑफिस इन इंडिया स्टार्ट इन 1928 और बहुत पहले स्टार्ट हुआ है क्योंकि लीग ऑफ नेशन ने 1920 में काम इसका शुरू किया था, तो इसीलिए यहाँ वहाँ से इसका ट्रेस कर सकते हैं हम। फिर 43 ILO कन्वेंशंस जो हुई हैं, एक प्रोटोकॉल रेटिफाई किया है बाय इंडिया। इसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशंस, तो ये बहुत सारे काम अलग अलग किए हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इन रिस्पॉन्स टू इंडिया। फिर इसी तरह से यूनेस्को के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 27 कल्चरल हेरिटेज साइट, जबकि अब ये बढ़ चुकी हैं। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एक मेरा और एक वीडियो आया है इस पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे, वो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख सकते हैं। फिर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है। इसी तरह से UN हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2016 की रिपोर्ट है। सेंसस जो 2011 का बता रहा है 377 मिलियन इंडियंस कंप्राइजिंग 31.1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज़। तो इस तरह से यहाँ पे बातें की जा रही हैं। तो मेरा ये मकसद था आपको कि इन जनरल मैं आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूँ। तो इंडिया का खुद का कंट्रीब्यूशन UN के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन। As a signatory of the Treaty of Versailles 1919, India was granted automatic entry to the League of Nations. India was represented by the Secretary of the State Edwin Samuel Montague, the Maharaja of Bikaner Sir Ganga Singh, Satya Prasano Sinha, Parliamentary Under Secretary of the State for India, उस टाइम पे उनको रिप्रेजेंट किया था। इस तरह से इंडिया की खुद की एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट फॉर UN जनरल असेंबली 1953। तो कितनी ऐतिहासिक चीज़ ये भी हुई है। इसके अलावा इंडिया स्टेटस फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड ग्रुप ऑफ 77
cemented its position within the UN system, was leading advocate for the concern and aspiration of developing countries, और उसके बाद क्रिएशन ऑफ मोर इक्विटेबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। तो इंडिया ने इस पर भी जोर दिया। फिर इसके अलावा काफ़ी सारी बातें आती हैं सामने। यहाँ पे इंडिया का रोल हम देखें तो इट इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट विद चाइना। यहाँ पे चाइना के साथ 1962 में हमारी लड़ाई हुई, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई। एंटर्ड अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, फूड शॉर्टेज भी हुई। तो इस तरह से इंडिया को यूएन ने तब मदद की। फिर उस तरह से दूसरी बात अगर हम करें, इंडिया का रोल डायमेंशनिंग इन द यूएन विच केम बोथ एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इमेज एंड अ डेलिबरेट डिसीजन बाय द पोस्ट नैरो पॉलिटिकल लीडरशिप टू अडॉप्ट अ लो प्रोफाइल एट द यूएन एंड स्पीक ओनली ऑन द वाइटल इंडियन इंटरेस्ट। तो वाइटल इंडियन इंटरेस्ट पे जो बोलने की बात आती थी तो वो बोलते थे इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 7 टर्म्स, टोटल ऑफ 14 ईयर्स, विद इन द मोस्ट रिसेंट बीइंग 2011 से 12 के बीच में भी ये सिक्योरिटी जो है उसमें टर्म में रहा था। अब आज प्रेजेंटली भी 10 मेंबर्स में इंडिया का नाम आता है 2023 तक। ये आप ज़रूर चेकआउट करें, मैंने पहले भी बोला। इस तरह से ये जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मैं जो बात कर रहा था उसमें इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर यूएन चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स हुए हैं। यूएन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात अगर हम करें तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि डेवलपमेंट रिफॉर्म जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा जो हमारा 2030 का यूएन का, उसमें भी हम काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं। फिर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स में ग्लोबल चैलेंजेस टू रिमेन रेलेवेंट इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम कंट्रीब्यूट भी करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात करें तो हम इज़ अ की टू फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड बॉडी, विदाउट सफिशिएंट रिसोर्सेज यूएन एक्टिविटीज़ एंड रोल वुड सफ़र। फिर इसी तरह से पीस एंड सिक्योरिटी की बात आती है तो थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी जो है इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। यूएन हैज़ टू फेस द फॉलोइंग, जैसे पॉवर्टी, डिजीज़, इन्वायरमेंटल ब्रेकडाउन और कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट, वायलेंस, मैसिव ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म, थ्रेट्स। ये सारे इश्यूज़ को यूएन जो है उसको लेना है, इनको डिस्कस करना है, इनके अंदर जो है रिफॉर्म लाने हैं, अच्छी जो है चेंजेस करनी है। उसके बाद जो है इन सारे इश्यूज से निकल कर सामने आना है। तो ये सारी चीज़ें जो है यूएन के अंदर होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि बेसिकली यूएन जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जिसके सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो उसके स्टेट्स जो है वो मेंबर हैं। इस वक्त प्रेजेंटली 193 मेंबर्स हैं। वो जो है 193 मेंबर्स हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं 1945 में इसको बनाया गया है, लीग ऑफ नेशंस से इसने रूट्स अपने ट्रेस बैक किए हैं। उसके बाद 193 मेंबर्स हैं और इसके 6 ऑर्गन्स हैं मेन। उसके बाद काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके अलावा भी अगर आपको कोई और सजेशन देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। मैं ये जल्दबाजी में टॉपिक नहीं बना रहा हूँ। जो मेन एजेंडा था मेरा यूएन के बारे में जनरल बताना, और बाकी सारा इतना लंबा मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर आप बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी इसको डिस्कस किया। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन में सबसे पहले मैं बता दूं, डिस्पाइट्स ऑफ हर एक की कमियां होती हैं। कमियां किस में नहीं होती? तो यूएन में भी ज़रूर कमियां देखने को मिलती हैं, टाइम टू टाइम उसको डिस्कस भी किया जाता है। लेकिन यूएन ने काफ़ी क्रूशल रोल प्ले किया है ह्यूमन सोसाइटी के लिए 1945 के बाद मोर पीसफुल एंड सिक्योर, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड वार जो है वर्ल्ड वार 3 को प्रिवेंट किया है कहीं ना कहीं। हालांकि अभी रिसेंटली आप देख सकते हो कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया हुआ है, उसके अपने तर्क हैं, यूक्रेन के अपने तर्क हैं, वो उनका इंटरनल मैटर है। फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ उसको किस तरह से देख रही हैं, इंटरनेशनल उसके जो नेशंस हैं, नेबर्स हैं, बाकी लोग हैं, उनको कैसे उसको देख रहे हैं, वो अलग मामला है। लेकिन फ़िलहाल के लिए वर्ल्ड वार 3 का जो अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं यूएन इसलिए भी मैं कहता हूं कि कामयाब है। अभी तक अगर इंटरनल मैटर्स की वजह से किसी 2 स्टेट्स की लड़ाई होती, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे देश जो है इन्वॉल्व हुए और वर्ल्ड वार 3 को डिक्लेयर किया गया। तो ये एक शाबाशी का काम यूएन ने किया है कहीं ना कहीं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन को कहा जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक बॉडी ऑफ ऑल नेशन। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी इज़ वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ द बिल्डिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। काम इसका ये है कि ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बनाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल करे, एक्यूट पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकाले और अर्थ को प्रिजर्व करे, इकोसिस्टम को प्रिजर्व करे और क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उससे, ग्लोबल वार्मिंग से जो है दुनिया को बचाए। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं यूएन के ऊपर, और यूएन के अंदर जो है खुद स्टेट्स उसकी मेंबर है, तो उनको अपनी जिम्मेदारियां खुद समझनी चाहिए और उसके बेसिस पे जो भी वहाँ पे डिबेट करते हैं, फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं, सजेशन देते हैं, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनाइटेड नेशंस इन पर्टिकुलर।
in general, and some little information which I provided and tried to provide you, वो only because of the shortage of the time, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने इसको कंक्लूड करने की कोशिश की है। दोस्तों आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको ज़रूर PDF को डाउनलोड करके आप आराम से घर पे भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने सोर्सेज ली थी यूनाइटेड नेशन वेबसाइट, UN की खुद की वेबसाइट, और दृष्टि IAS जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी मैंने कुछ मटेरियल लिया था, और उस बाकी सोर्सेज जो छोटी छोटी न्यूज़पेपर से मैंने कुछ सोर्सेज लिए थे। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आप सब देख रहे थे अवेकन ब्रेन्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स। लर्न एनी टाइम एंड लर्न एनीवेयर। और मैं यहाँ पे आपसे कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, तो जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने टेलीग्राम चैनल भी अभी रिसेंटली बनाया, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे भी आप PDF इसकी ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स।